Tesil Gatarian with lots of energy. Let me start with today's session. I just hope so कि आप लोग का भी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा बिकॉज अब विद इन अ मंथ यानी कि एक महीने के बाद ही आप लोग के एग्जाम्स है और आप लोगों के एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इसमें मैं बहुत सारी चीजों पे बात करूंगी। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि मॉक टेस्ट के हिसाब से जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस बाय इंस्टीट्यूट वो क्या है। दूसरे मैं बात करूंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको करके जाने चाहिए या कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हर एक यूनिट वाइज हर एक चैप्टर वाइज कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन पर भी मैं बात करने वाली हूँ। एंड उसके बाद पेपर पैटर्न आपका कैसे होगा उस पर भी मैं बात करूंगी। तो बहुत सारी चीजें होंगी जो इस वीडियो में आएंगी, बहुत टाइम नहीं लूंगी, मैक्स टू मैक्स 15-20 मिनट्स मैक्स एंड आई विल एंड दिस सेशन। सो प्लीज केयरफुली एंड तक पूरा प्रॉपरली देखना, समझना एंड इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं प्लीज उसको छोड़ के मत जाना। सबसे पहले तो समझो मॉक टेस्ट वाइज जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो इन 7 टॉपिक्स में कुछ इस तरीके से है दैट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो 32 मार्क्स का है, सोगा 21 मार्क्स के लिए आया है, कंपनीज एक्ट 21 मार्क्स है, पार्टनरशिप 20 है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 14 है, एलएलपी 6 है एंड इंट्रोडक्टरी 6 है। अब इसमें ये समझो जो पैटर्न है या जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न आया है आप लोगों के लिए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली वो कुछ ऐसा है दैट यू विल गेट 6 क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो कंपलसरी क्वेश्चन होगा जो कि आपका अराउंड 20 मार्क्स का होगा। इस 20 मार्क्स में आप लोगों का जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 में ही ए बी सी अगर मैं कहती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें ए बी सी अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ तो 7 मार्क्स 6 मार्क्स ऐसा अराउंड अप्रोक्सीमेट आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 7 मार्क्स का यूजुअली जो पहला क्वेश्चन आता है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आता है, यूजुअली जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो कंपनीज एक्ट पे होता है और तीसरा क्वेश्चन पार्टनरशिप या सोगा में से कहीं ना कहीं से तो आता है। उसके बाद भी अलोंग विद दैट एक और चीज ध्यान में रखना, जो पहला क्वेश्चन है जो 7 मार्क्स के लिए आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो एक क्वेश्चन आ जाएगा 7 मार्क्स स्ट्रेट अवे और एल्स ऐसा भी हो सकता है कि 4 मार्क के लिए एंड 3 मार्क के लिए ऐसा आप लोगों को एक ही क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें जो ए है उसमें 1 एंड 2 करके आपको 4 मार्क एंड 3 मार्क्स इस तरीके से 4 मार्क्स 3 मार्क्स का ऐसा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। अलोंग विद दैट यहाँ पर भी 3 मार्क्स एंड 3 मार्क्स ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, या तो एक ही इकट्ठा क्वेश्चन आ जाएगा 7 मार्क्स स्ट्रेट अवे, एक क्वेश्चन केस स्टडी भी हो सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कैसा भी हो सकता है और क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी क्वेश्चन माना जाएगा। उसके बाद आप लोगों के पास और 5 क्वेश्चंस के ऑप्शंस होंगे जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस चुनने होंगे, ए बी सी इंक्लूडिंग ऑल द ए बी सी इंक्लूडिंग। तो ये जो क्वेश्चन 4 जो भी आपको चुनने हैं आप वो चूज करके वो लिख सकते हो। तो इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगेन सेम होगा। क्वेश्चन नंबर जो बचे हुए जो 5 क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी एबीसी होगा 7-7-6, या तो फिर वो मार्क्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स 3 मार्क्स, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं 5 मार्क के लिए पूछ लिया और 2 मार्क के लिए कुछ और पूछ लिया, ऐसा भी वो कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि अगर उनको पेपर लेंदी बनाना होगा तो वो सब क्वेश्चंस बहुत सारे ऐड करेंगे और अगर पेपर लेंदी नहीं बनाना होगा तो फिर वो डायरेक्टली 1 क्वेश्चन स्ट्रेट अवे इकट्ठा 7 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूट, ये बता नहीं सकता कोई कि कैसे होगा, बट ये इस तरीके से 6 क्वेश्चंस आएंगे जिसका मैंने आपको बता दिया पेपर पैटर्न अराउंड क्या होगा। उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि मॉक टेस्ट के हिसाब से आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। उसके बाद अब इसमें थोड़ा सा अगर मुझे स्ट्रैटेजी लगाना है तो देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सोगा, कंपनी एंड पार्टनरशिप ये मैंडेटरी है, आपने तो करना ही चाहिए। देखो आप ओल्ड सिलेबस वाले रहेंगे फिर भी आपने कवर किया है, आप न्यू सिलेबस वाले रहेंगे तब भी आपने ये चीज को कवर किया है, तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी है। ये 4 एक्ट्स तो आप करके ही जाना, छोड़ना मत। उसके बाद एलएलपी एंड इंट्रोडक्टरी में से एक क्वेश्चन आपको, एक चैप्टर तो आपका होना ही चाहिए ढंग का, दूसरा क्वेश्चन भगवान भरोसे आप छोड़ सकते हो, बट वो भी भगवान भरोसे छोड़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैं आपको बता दूंगी कि कौन से क्वेश्चन उसमें से भी इंपॉर्टेंट है, एलएलपी के कौन से इंपॉर्टेंट है, जो आपका इंट्रोडक्टरी है उसमें कौन से इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन ही उतने से अगर आपको करने का मौका मिल रहा है तो क्यों छोड़ के जाना है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये अराउंड आपका 90+ कवर कर देगा। एंड उसके बाद निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 14 मार्क्स का है। टोटल अगर आप देखते हो तो टोटलिटी बेसिस पर अगर आप इन सब का अगर टोटल देखते हो कौन से मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन का, तो टोटल 120 मार्क्स का आपको पेपर सेट करके दिया जाएगा जिसमें से आपको 100 नंबर चुनने हैं।
तो वैसे देखा जाए तो आपके पास स्टिल ऑप्शन है छोड़ने की चीजें, छोड़ने के लिए। बट अगेन वही है कि वो सिर्फ तब करना जब आप एकदम ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना अच्छा है दैट अगर आपने 80 मार्क का भी पेपर लिखा है ना, तो आप 60 तो उसमें ठोक ही दोगे। अगर आपका लेवल अगर वो है ना पढ़ाई का, तो फिर आप यू कैन स्किप द चैप्टर्स। अदरवाइज आई वोंट रेकमेंड कि आपने ऐसा कुछ भी स्किप करके जाना चाहिए। बट अगेन वही है, स्ट्रैटेजिकली जाना पड़ेगा। तो मैंने आपको प्रायोरिटी बता दी, कौन सा पहले करो कौन सा बाद में करना। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट को देखा है जो पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ के गया लेकिन फिर भी पास हो गए, पता नहीं कैसे। पर उसने बराबर वो 40 नंबर निकाल दिए, एग्जैक्टली निकाले जैसे उसको जो चैप्टर्स चुनने थे उसने चुन लिए, जो लिखना था उतना लिख दिया, बचा हुआ 32 भगवान भरोसे छोड़ के बचे हुए, मतलब जो लिखा है वो इतना परफेक्ट लिखा है कि 40 निकाल लेंगे। वो मैंने ऐसे भी स्टूडेंट को देखा, बट वो बहुत एक्सेप्शनल होते हैं। तो ये आप अगर बहुत एक्सेप्शनल कैटेगरी हो तो फिर ठीक है, अदरवाइज डोंट गो विद दैट स्ट्रेटेजी। उसके बाद अगर मुझे चैप्टर वाइज बताना है आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो कंपनी लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉर्पोरेट वेल, जिसमें ऑल केस स्टडीज आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे सैलमैन वाला भी, विंशॉ वाणिज्य पेटेंट वाला भी, या वर्कमैन कॉम्पनसेशन वाला भी, जो भी है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेक्शन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट कंपनी इंपॉर्टेंट है, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, तो मतलब गलती से भी होल्डिंग सब्सिडरी तो बहुत प्यारा है इंस्टीट्यूट को, तो प्लीज वो छोड़ के मत जाना। गवर्नमेंट कंपनी भी टू सर्टन एक्सटेंट ठीक ठाक ओके है, मतलब डॉर्मेंट आया तो गवर्नमेंट नहीं आएगा, गवर्नमेंट आया तो डॉर्मेंट नहीं आएगा, कंपनी का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बट ठीक है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद ठीक है, उसके बाद एमओए थोड़ा सा ढंग से करके जाना। उसके जो स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ होता है ना इंट्रोडक्टरी, जिसमें से मैंने कहा था कि कुछ चीजें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो ढंग से करके जाना। एंड डॉक्ट्रिन्स सारे बहुत अच्छे से करके जाना। ये हो गया आपका कंपनीज एक्ट का पार्ट। उसके बाद मैं बात करती हूँ सोगा पे। तो सोगा का जो यूनिट नंबर 1 है, उसमें डिलीवरी एंड उसके फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज छोड़ के मत जाना। डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, उसके वो 6 पॉइंट्स है ना, वो एग्रीमेंट टू सेल कब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा, या कौन से इसेंशियल्स है, वो 6-7 पॉइंट्स है, वो ढंग से करके जाना। उसके बाद सेल एंड हायर परचेस का डिफरेंस ढंग से करके जाना। डिफरेंस यूजुअली इसी पे पूछा जाता है। एंड जो प्राइस डिटर्मिनेशन वाला है ना, वो रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा। अगर प्राइस डिटरमाइन नहीं किया है इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो रीजनेबल प्राइस पे कई बार क्वेश्चन घुमाया जाता है। तो बिकॉज ऐसा माना जाता है ना कि देखो इसमें दिक्कत कहाँ होती है वो भी बता देती हूँ। रीजनेबल प्राइस के केस में क्या होता है, वो ऐसे देंगे कि 2 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हुआ है, उसमें प्राइस ही डिसाइड नहीं किया, अब बताओ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। फिर बच्चा क्या सोचता है, यार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जो इसेंशियल है, जिसमें लिखा है यार कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सर्टन, तो ये सर्टनिटी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, तो ये सर्टन नहीं है, इसलिए वो बोल देता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। तो ये जवाब नहीं सही, ये बात समझ लेना। सही जवाब क्या है इसका, सही जवाब ये है कि भाई प्राइस डिटरमाइन नहीं किया ठीक है, लेकिन अगर प्राइस डिटरमाइन नहीं हुआ है तो रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा। तो वो ध्यान रखना। वहां पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोनों का क्लब करके क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आ सकता है। उसके बाद एक होता है ना, वो नॉन ओनर जो होते हैं वो ट्रांसफर कर सकता है टाइटल, वो वाला क्वेश्चन। इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी वाला, स्पेशली उसमें भी इम्प्लाइड कंडीशन वारंटीज में भी फिटनेस डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल बहुत अच्छे से करके जाना। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो बल्क वाले पे एक तो क्वेश्चन आता है, या तो फिटनेस वाले पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 3 थोड़ा सा क्वेश्चन बता दिया मैंने, कि जैसे ट्रांजिट, व्हेन द ट्रांजिट कम्स टू एन एंड, राइट टू ट्रांजिट, मतलब वो जो स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता है वो कब कम्स टू एन एंड होता है, वो वाला। रिस्क फॉलोज ओनरशिप वाला, या फिर वो डिस्ट्रक्शन वाला एक क्वेश्चन है, हर हर यूनिट में आपको वो मिलेगा डिस्ट्रक्शन वाला एक क्वेश्चन, तो वो डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स वाला वो क्वेश्चन वो ढंग से करके जाना। उसके अलावा यूनिट नंबर 4, कृपया करके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज छोड़ के मत जाना, अनपेड सेलर के राइट्स एंड ऑप्शन सेल। कई बार बायर का भी पूछते हैं, बायर का थोड़ा सिंपल है, उसके सिर्फ पॉइंट्स पता है, बात डन हो जाएगी। बट अनपेड सेलर के राइट्स बहुत अच्छे से करके जाना। ये हो गया सोगा। फिर एलएलपी की बात करती हूँ, स्मॉल एलएलपी का क्वेश्चन है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी पे एक क्वेश्चन है जो चैप्टर के एंड में भी मिलेगा आपको। फ्लेक्सिबिलिटी को लेके एक ही टिपिकल क्वेश्चन है, वो हर जगह कॉमन है। उसके बाद वो फीचर एंड कॉन्सेप्ट वाला भी, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो आप सबको आता है। उसके अलावा सेक्शन नंबर 15, 16, 17 जो नेम से रिलेटेड है, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। मैंने लेक्चर में भी बताया था कैसे क्या लिखना है उसको लेकर। इस बार एलएलपी एंड जो पार्टनरशिप है उसका डिफरेंस का पॉइंट दिया गया है आरटीपी में, सो ये डिफरेंस थोड़ा सा ढंग से करके जाना। एंड अलॉन्ग विद दैट स्टेप्स ऑफ एलएलपी, वो जो ई फॉर्म 1 2 3 जो था, ई फॉर्म का स्टेप्स न्यू सिलेबस के हिसाब से थोड़ा सा कम है, इसमें कुछ आपके नए न्यू सिलेबस के मॉड्यूल में नहीं इंक्लूड किया गया, बट जो पुराने स्टूडेंट्स हैं
उनको पता होगा कि जो पुराना स्टेप्स थे ई फॉर्म 1 2 3 वाले, तो वो थोड़ा सा स्टेप्स वाला क्वेश्चन प्लीज थोड़ा सा ढंग से करके जाना। तो इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा, आपके मॉड्यूल के नीचे आपको मिल जाएगा। तो ये एलएलपी का हो गया। उसके बाद पार्टनरशिप की अगर मैं बात करती हूँ तो यूनिट नंबर 1 में पार्टनरशिप एट विल एंड सेक्शन नंबर 4 में भी म्यूचुअल एजेंसी एंड सेक्शन नंबर 4 वो जो डेफिनेशन है प्लीज बहुत अच्छे से करके जाना। उस पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। पार्टनरशिप एट विल तो स्ट्रेट अवे आ जाएगा 3 मार्क्स के लिए मैक्स। उसके बाद जो यूनिट नंबर 2 है उसमें माइनर प्लीज अच्छे से करके जाओ, सेक्शन नंबर 30। उसके अलावा सेक्शन नंबर 31 से लेकर 37 तक बहुत अच्छे से करके जाना, मैंने भी बहुत डिटेल में कवर कराया था। उसके बाद सेक्शन नंबर 48 अच्छे से करो। इसके अलावा सेक्शन नंबर 16 जो सीक्रेट प्रॉफिट को लेकर है, सेक्शन नंबर 29 जो कि ट्रांसफरी वाला जो राइट है वो आरटीपी में भी आया इस बार 29 वाला, तो वो ढंग से करके जाना। इसके अलावा राइट्स ऑफ पार्टनर्स पर एक क्वेश्चन आता है। राइट्स ऑफ पार्टनर्स यानी कि सेक्शन नंबर 12 एंड 13। तो क्या होता है कई बार स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। जितने भी राइट्स होते हैं पार्टनर्स के वो सारे राइट्स आप लिख सकते हो, जहां जहां जो जो राइट्स होंगे वो सारे। वो राइट्स ऑफ द पार्टनर्स पे थोड़ा केयरफुल रहना। अलोंग विद दैट ये सबके अलावा एक सेक्शन 19 20 21 22 वो साथ में मिलाकर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं 19 20 21 22। ये मैंने थोड़ा सा ये जो मैंने ऐसा मार्किंग किया है वो इसीलिए किया है, ये जो कलर है बिकॉज एक तो ये लास्ट अटेम्प्ट में आके गए, दूसरा लास्ट अटेम्प्ट में आने की वजह से इस बार आने के चांसेस थोड़े से कम है बट वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसा मार्किंग करके दिया है। एंड अलोंग विद दैट डिसोल्यूशन वाला पूरा यूनिट प्लीज अच्छे से करके जाना। शॉर्ट क्वेश्चंस वहां से आते ही आते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्टरी में सिर्फ 2 क्वेश्चन करो। टाइप्स ऑफ लॉ, वो कॉमन लॉ सिविल लॉ ऐसा कुछ है वो, एंड टाइप्स ऑफ कोड्स जो कि आरटीपी में भी आया है। तो यही 2 क्वेश्चन करो, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ा भी चलेगा। उसके बाद निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके फीचर्स, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये बेसिक पूछा जाएगा बिकॉज इट्स अ फर्स्ट अटेम्प्ट जहां पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पूछा जा रहा है फाउंडेशन लेवल पे। वो ढंग से करो। प्रोमिसरी नोट्स पर थोड़ा सा फोकस करना। सेक्शन नंबर 138 जो दिया हुआ है, और यू कैन से ये सेक्शन नंबर 138 को मैं यहाँ पर इंक्लूड करती हूँ जहाँ पे आपको ये पूछा जाएगा कि अगर एट साइट है एट प्रेजेंटमेंट आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑनर हुआ, नहीं करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, कब क्या होगा, वो जो एंड का जो पार्ट है वो। एंड मैंने निगोशिएबल के टाइम पे जो जो चीजें बताई थी थोड़ा बहुत टाइप्स ऑफ जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसमें 2-3 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज जैसे बेरर है या आपका बेरर इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है, तो वो चीजें ऐसा एमसीक्यू नहीं है अपना, वो क्या बोलते हैं वन लाइनर टाइप्स में आ सकते हैं, तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो न्यू सिलेबस है उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी 110% करके जाओ, कुछ भी छोड़ के मत जाना। उसके बाद जो श्योरिटी है उसके इसेंशियल है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी इसेंशियल टाइप्स, गारंटी मतलब बहुत अच्छे से करके जाओ, उसमें छोड़ने का चांस ही नहीं है। गारंटी एंड एजेंसी आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। इसके अलावा जनरल लियन एंड पर्टिकुलर लियन, प्लेज बाय नॉन ओनर्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज सोगा में भी आता है नॉन ओनर्स का सेल, तो इसलिए प्लेज ऑफ बाय नॉन ओनर्स इज इंपॉर्टेंट। अगर वो आया तो ये नहीं आएगा, ये आया तो वो नहीं आएगा, ऐसा चांस है। उसके अलावा बेलमेंट के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक इसेंशियल्स एंड डेफिनेशन, एंड एजेंसी तो बहुत अच्छे से करके जाओ। उसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मेन बेसिक इनिशियल जो चैप्टर्स है उसमें से मैं बता देती हूँ। पहला एक क्वेश्चन आता है ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स वाला, वो जो पार्ट है वो एक ढंग से करो। उसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ये जो इसेंशियल्स है, इन इसेंशियल्स में 2 पार्टीज ये केस लॉ के साथ। उसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा वो आएगा आपका फ्री कंसेंट, तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो वो उस पर मैं अभी बात नहीं करूंगी। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस कि ये जो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है, उसका एक टिपिकल एग्जांपल है, प्लीज वो ढंग से करके जाओ। एंड अलोंग विद दैट ये जो बचे हुए जो टाइप्स है वो एक एक मार्क के लिए आपको पूछ सकते हैं, ऐसा 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो उस पर ध्यान देना। वैलिड कौन सा है, वॉइड कौन सा है, वॉइडेबल कौन सा है, अनएनफोर्सिएबल एंड इलीगल तो स्पेशली करके जाना। एक्सप्रेस इम्प्लाइड थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी भी ठीक ठाक है। उसके बाद ये जो ऑफर के इसेंशियल्स है वो ढंग से करके जाना। टाइप्स ऑफ ऑफर में जनरल ऑफर जो है कार्बोलिक वाला स्मोक बॉल वाला जो केस लॉ है वो ठीक से करो। एंड काउंटर ऑफर ठीक ठाक है, स्पेशल ऑफर भी ठीक, स्पेशल ऑफर पहला प्रायोरिटी अगर मैं दूँ तो जनरल ऑफर को, फिर दूसरा स्पेशल ऑफर,
बाकी ठीक ठाक करके गए, नहीं गए तब भी ठीक है। वैलिड इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर के जो इसेंशियल्स है, इसमें भी मैं बता देती हूँ। ये क्रिएशन पहला पॉइंट, उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट, और उसके बाद तीसरा पॉइंट लालमान शुक्ला का केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद नाइन्थ पॉइंट यानी कि इनविटेशन वाला। इनविटेशन तो कुछ भी छोड़ के मत जाना, इनविटेशन टू ऑफर तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन, हर एक, ये ध्यान रखना इसमें क्या है ना, इसमें इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, बट उस इन्फॉर्मेशन में से क्वेश्चन के हिसाब से आपको चुनकर आंसर्स लिखने हैं। तो इनविटेशन में कौन सा आंसर चुनना है, मतलब कौन सा छोड़ना है, कौन सा लिखना है। जैसे प्राइस स्टेटमेंट के बारे में बात आई तो हार्वी फेस ही लिखना है, बाकी कुछ मत लिख। तो इस हिसाब से आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी इनविटेशन टू ऑफर को लेकर। उसके बाद एक्सेप्टेंस में पहला पॉइंट, रूल्स में पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आप मार्क करते चलना मेरे साथ साथ। तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस वाला ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस में पहला पॉइंट, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, केस लॉ के नाम के साथ इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, छठा पॉइंट। एंड इसमें वो जो होता है ना, अगेंस्ट ऑफर ही, अगेंस्ट ऑफरर, वो जो है वो छोटा मोटा, वो अगेंस्ट ऑफर ही कब कंप्लीट होगा, रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा, उसका एक छोटा सा चार्ट है, बस उतना चार्ट करके जाना, बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये छोड़ देना। सेकेंड यूनिट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला, एंड दूसरा नो कंसिडरेशन। नो कॉन्ट्रैक्ट तो मतलब गलती से भी छोड़ के मत जाना। और वो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में भी एक ऐसा केस लॉ है जिसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, उसका लिंक मैंने, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, प्लीज वो वीडियो देख के जाना, उसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। वो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर कराया था, तो क्वेश्चन कंसिडरेशन वाला बता दिया। जो थर्ड वाला है उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस छोड़ के मत जाना। उसके बाद जो कैपेसिटी वाले में है, माइनर से रिलेटेड सारी चीजें करके जाना। माइनर का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप क्लब करके भी क्वेश्चन आ सकता है, तो माइनर पूरा इंपॉर्टेंट है, माइनर में कुछ भी छोड़ने जैसा नहीं है। उस माइनर के बाद आते हैं, बात करेंगे कोर्शन, ठीक ठाक कोर्शन का, इतना कुछ नहीं। अनड्यू इन्फ्लुएंस ढंग से करो, फ्रॉड के इसेंशियल्स ढंग से करो, एंड बाकी बस ये मिस्टेक में कौन सा अवॉइडेबल है, कौन सा वैलिड है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो ठीक ठाक करके जाना। बाकी तो सब ठीक है। उसके बाद ये लीगल ऑब्जेक्ट वाला जो पार्ट है, ये बच्चा छोड़ के जाता है, और इसमें ही बच्चा मतलब इंस्टीट्यूट पूछता है क्वेश्चन और बच्चे की बैंड बजती है। तो लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में एक तो ये फॉरबिडन बाय लॉ। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट है, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाला ना, ये फर्स्ट वाला अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हाईली इंपॉर्टेंट, फोर्थ, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी प्लीज ये ढंग से करके जाओ। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ये बहुत अच्छे से करके जाओ। बाकी कुछ करा नहीं करा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ये करके जाना। ये होने के बाद, ठीक है, आई रिपीट अगेन, ये आठों के आठों करके जाने हैं अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के। उसके बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस ठीक से करो, फ्रॉड के इसेंशियल्स ठीक से करो, एंड मिसरिप्रेजेंटेशन मिस्टेक का एक कुछ क्वेश्चन है जिसमें मिस्टेक है या मिसरिप्रेजेंटेशन है, वो बच्चों को कंफ्यूज होता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख के जाना, बाकी सब ठीक ठाक है। बाकी सब बाद में अगर टाइम मिले तो कर लेना। उसके बाद जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन नंबर 37 हाईली इंपॉर्टेंट, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टेंडर्ड परफॉर्मेंस को पर्सनल स्किल है, तो वो वाला एक होता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 38 इंपॉर्टेंट है। ये जो है 40, 41, 42, इसमें वो जो जॉइंट परफॉर्मेंस होता है ना, जॉइंट परफॉर्मेंस वाला, हाँ ये जॉइंट प्रोमिसर वाला, वो ढंग से करके जाना। इसमें ये यहाँ से 42 से 42 जॉइंट परफॉर्मेंस में कैसे क्या होगा, वो ढंग से करके जाना, ये सब छोड़ देना। 46 से लेकर छोड़ के जाना ये सारा, ये ठीक ठाक है, मतलब छोड़ के जाना मतलब एक बार देख लो। 56 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 56, ये मैं प्रायोरिटी बता रही हूँ, जो बहुत अच्छा है, मतलब जो करके ही जाना है, जिनको छोड़ के आप जाने का चांस ही नहीं है, ये सारी चीजें मैं बता रही हूँ। बाकी सारा छोड़ के जाना मतलब वो बाद में करना, ऐसा। 59, 60, 61 के थोड़े से चांसेस इसीलिए कम है बिकॉज लास्ट टाइम पहला क्वेश्चन इसी पे था, तो आई डाउट कि इस बार वो पूछेंगे, तो इसको थोड़ा सा साइडलाइन कर सकते हो। ये अच्छे से करना इस बार, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ये नोवेशन रिसेशन, इसका एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन एमटीपी में भी आया है, तो ये अच्छे से करो 63 तक का, 64 तक का, ठीक है। बाकी डिस्चार्ज वाला छोड़ देना भगवान, ये तो ठीक है। उसके बाद ब्रिज में ये जो डैमेजेस है,
डैमेजेस थोड़ा ढंग से करो, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल डैमेजेस पे क्वेश्चन आता है, विंडिक्टिव पे आया तो स्ट्रेट अवे आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड 2-3 मार्क्स। एंड ये जो प्रीफिक्स डैमेजेस है, लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी का जो डिफरेंस है वो एक ठीक से करो, बाकी तो प्रायोरिटी में ये करना, बाकी अगर टाइम परमिट करे तो फिर ठीक है। इसमें कंटिजेंट एंड क्वाजी में दोनों में से एक कुछ भी आता है एग्जाम में, कुछ भी आ सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ। 7 मार्क्स के लिए स्ट्रेट अवे भी आ सकता है, सो इसमें तो दोनों करने पड़ेंगे, तो दोनों करके चले जाना। तो इसी हिसाब से आप लोग पूरा प्लानिंग कर लेना। मैं ये आपके स्क्रीन पे एक बार चाहिए तो ये रखती हूँ, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रख दो इसका पूरा। आई होप सो कि स्क्रीन विजिबल होगा। स्क्रीन हाँ नहीं होगा तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख देना। इसी के साथ ये वीडियो जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो उतने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, बिकॉज आई नो कि अब ऐसी स्टेज है स्टूडेंट्स का कि तक रहे, यहाँ तक पहुंचा है अब पानी। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको करना मैंडेटरी है, अगर कुछ भी छोड़ा होगा तो एटलीस्ट इसमें जितना बताया गया है उतना तो जरूर करके जाना, अगर आपको 40 तो एटलीस्ट लाने होंगे तो इसी के साथ ये सेक्शन, ये पूरा सेशन मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।